लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है और सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते जाइए, अगले वीडियो में उसके जवाब देते जाएंगे। अभी सिलसिलेवार जो सवाल आए हैं उन सवालों का हम आपको जवाब देना चाहेंगे। पहला सवाल है एडवोकेट नरेंद्र अघारा, जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, सुरेंद्रनगर, गुजरात। मेरा सवाल यह है कि भारत में बाल विवाह की शुरुआत का इतिहास क्या है? ये किसने शुरू किया? ब्राह्मण ने शुरू किया, मुगलों ने शुरू किया? बाल विवाह का संबंध जाति व्यवस्था को टिकाने के लिए और मजबूत करने के लिए है कि जब छोटी बच्चियों का विवाह बचपन में हो जाएगा तो वो जाति के बाहर जाकर विवाह नहीं करेगी और इस तरह से जाति अंतर्गत ही विवाह होगा और इस तरह से जातियों को टिकाने का और जातियों को मजबूत करने का मामला बना रहेगा। इसके पीछे ब्राह्मणों का जाति व्यवस्था को बनाए और टिकाए रखने का षड्यंत्र है। इसे समझने की ज़रूरत है और ये हजारों सालों से चल रहा है। इसका मुगलों के साथ कोई संबंध नहीं है। बालचंद्र जादव, सर सेपरेट सेटलमेंट यानी क्या है और इसका महत्व क्या है? सेपरेट सेटलमेंट को समझना ज़रूरी है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया 42 को, तो उनके सामने एक बड़ा मामला था। सेपरेट इलेक्टोरेट को उन्होंने अपने आंखों के सामने विफल होते हुए और ब्राह्मणों के द्वारा, गांधी के द्वारा विफल करते हुए षड्यंत्र को देखा। इसलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाने के बाद जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने तो उसके पहले उन्होंने उस संगठन के द्वारा रेजोल्यूशन नागपुर के अधिवेशन में पास किया कि सेपरेट सेटलमेंट होना चाहिए। सेपरेट सेटलमेंट का मतलब है जो अछूत लोग हैं वो उनके गांव अलग होने चाहिए। उसके पीछे मकसद ये था कि अस्पृश्यता, एक गांव में अछूत और सछूत दो लोग रहते हैं। जब गांव में अछूत और सछूत दो लोग रहते हैं तो जो सछूत लोग हैं वो अछूत लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। तो अगर अछूतों को उठाकर उनके अलग गांव बना दिए जाए, फॉर एग्जाम्पल के 6.5 लाख गांव हैं और 65,000 गांव नए गांव बनाए जाए और उन गांवों को 10 गांव के अछूतों को उठाकर उनका एक गांव बनाया जाए। 10 गांव के अछूत जब एक गांव में बसाए जाएंगे तो सारे के सारे अछूत होंगे। जब सारे के सारे अछूत होंगे तो उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करने के लिए गांव में सचूत रहेंगे ही नहीं। जब रहेंगे नहीं तो अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए सेपरेट सेटलमेंट की योजना 1942 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने मनवाई। जब वो सेंट्रल में मिनिस्टर बने तो अंग्रेज़ों से उन्होंने इस योजना को अप्रूवल किया और अप्रूवल करके उस पर अमल करने की योजना शुरू करने की बात थी।
मगर गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने की वजह से ये सारा का सारा मामला धरा का धरा रह गया। ये सारी योजना हमको समझने की ज़रूरत है। चंद्रकांत नागावकर, ईवीएम के रहते देश के सभी बहुजन नेताओं का भविष्य में क्या हाल होगा, कृपया मार्गदर्शन करिए। ईवीएम की वजह से केवल ब्राह्मणों का फायदा होगा, क्षत्रिय और वैश्य भी गुलाम बना दिए जाएंगे। और ये बात अभी क्षत्रिय और वैश्यों को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें इस गुलामी में हिस्सेदारी मिलेगी, मगर उनको गुलाम बना दिया जाएगा। बाकी सारे जो लोग हैं वर्ण व्यवस्था में, जो शूद्र लोग हैं और शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी के लोग हैं, ये सारे लोग जो है उन लोगों को जब वो ऊपर वाले के ही लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा तो बाकी लोगों की क्या रहेगा। तो ये बात समझना ज़रूरी है। इसलिए ईवीएम को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि भारत का संविधान इंग्लैंड की घटना की 90 का है और भारत का संविधान 395 आर्टिकल और कई 10-12 शेड्यूल का है। तो इसलिए उन लोगों को ये पता नहीं है, वो ये सोचते हैं कि ये इंग्लैंड की या दूसरे संविधान की कॉपी की हुई है। अगर आपको 395 आर्टिकल की जो भारत का संविधान है, अगर उसकी जेरॉक्स कॉपी बनाने के लिए दिया जाए तो आप 2-4 घंटों में उसकी कॉपी कर सकते हैं। और अगर 2-4 घंटे में कॉपी कर सकते हैं तो भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने क्यों लग गए? अगर 2 साल 11 महीने लग गए तो फिर इससे अपने आप सिद्ध हो जाता है कि ये कॉपी का मामला नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने सुनने वाले जानने वाले लोग हैं उनको भी कुछ पता नहीं होता, और जो आरोप लगाने वाले होते हैं वो या तो धूर्त होते हैं और बदमाश होते हैं, उनको सब पता होता है। मगर लोगों को गुमराह करने के लिए जो संविधान विरोधी लोग हैं वो ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि जनता को संविधान के विरोध में बनाया जा सके। क्योंकि भविष्य में अगर संविधान को ख़त्म करना है तो संविधान विरोधी जनमानस का होना ज़रूरी है। ये षड्यंत्र है, इसको समझना ज़रूरी है। शेख खुद्दूस, सर बामसेप में जो उद्योग के लिए जो विंग बनाई गई है और सारे बहुजन समाज के लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ऐसे हालत में किया कार्य करके आर्थिक समस्या दूर हो, हमें आप सलाह दीजिए सर। ऐसे कोई छोटे उद्योगों की हमें सलाह दिया जाए। बिजनेस एंड इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सारे देश भर में शुरू कर रहे हैं और 2024 तक ये सारे देश का बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जब ये संगठन खड़ा होगा तो इस संगठन के द्वारा जो सारे देश भर में संगठन खड़ा होगा, जो ऐसा करने वाले SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को लेकर हम लोग SC ST OBC के माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको बिजनेस कैसे किया जाए इसके लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स ले सकते हैं। ऐसा योजना हमने बनाई हुई है। अनिल बौद्ध, सर क्या हमारा एजुकेशनल सिस्टम होगा? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया किसके हाथों में अभी है? सर हमारा क्या एजुकेशन सिस्टम होगा? हम लोगों ने एजुकेशन के लिए एजुकेशन सोसाइटी सारे देश भर में बनाने का प्लान बनाया है और उसको सक्रिय करने की योजना आने वाले समय में सक्रिय हो जाएगी। राकेश कुमार बौद्ध, बाबा साहब जी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या डिमांड की थी?
बाबा साहब आम्बेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी और गांधी जी ने इसका विरोध किया था, मुसलमानों ने इसका समर्थन किया था और इस तरह से 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट मंजूर हो गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट मंजूर होने का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग चुनाव क्षेत्र होते और उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होती, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी चुनाव लड़ने की अलग इजाज़त होती और इसके देखा देखी ओबीसी को भी फायदा होता। माइनॉरिटी को ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट लागू था और अगर ऐसा होता तो आज़ाद भारत में हम लोग हुक्मरान होते, अब हम लोग गुलाम बने हुए हैं और इसके लिए गांधी और ब्राह्मणों की सबसे बड़ी शैतानी है। इस शैतानियत को समझना बहुत ज़रूरी है। चंद्रभूषण सर, मेरा एक सवाल है, 2024 में बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से दूर कर पाना मुमकिन है? राजनीति में साल 2 साल में परिस्थितियां बदलने को ज़्यादा समय नहीं लगता, कब कौन से हालात कैसे बदल जाए इसका कोई अंदाज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये अभी से अनुमान कर पाना मुश्किल है। दूसरी बात, राजनीति में स्टेप बाय स्टेप को आगे बढ़ाया जाता है और सफलता हासिल की जाती है। सागर कामले मोहोर सोलापुर, मेरा सवाल है, समाज सेवा और समाज परिवर्तन ये दोनों में क्या फ़र्क है, कृपया मार्गदर्शन करिए। समाज सेवा और समाज परिवर्तन में मौलिक परिवर्तन ये है कि अगर आप गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ किताब खरीद कर दे दो, उनको पहनने के लिए कपड़े दे दो, ये हो गया समाज सेवा। और दूसरा, अगर उनको वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, महिलाओं की दास्ता और घुमंतु जातियों का बहिष्कार, इसके विरोध में जनता को तैयार करना, अगर जनता तैयार हो गई तो उसमें परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। स्वप्नील कुमार, ग्राम कमलाबाग, झीझक, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मेरा ये सवाल है, क्या ब्राह्मण महिलाओं का भी डीएनए विदेशी है? कृपया करके मार्गदर्शन करें। जो आक्रमणकारी यूरेशियन लोग भारत में आए थे, वो पुरुष आए थे, उनके साथ महिलाएं नहीं थी, क्योंकि वो आक्रमण करने के मकसद से आए थे और आक्रमण करने वाले लोग साथ में महिलाओं को नहीं लाया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाएं साथ में नहीं थी। जब आक्रमण करने वाले यूरेशियन लोग भारत में बसना शुरू हुआ तो उनके सामने प्रजनन की समस्या खड़ी हुई, तो प्रजनन करने के लिए उन्होंने यहाँ की महिलाओं को उठाया। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिला महिलाओं का, उसके आधार पर ये सिद्ध हुआ कि उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भारतीय महिलाओं का है, विदेशी महिलाओं का डीएनए नहीं मिला, तो वो भारतीय महिलाएं थी। इससे ये बात सिद्ध होती है कि महिलाएं जो ब्राह्मणों के घरों में हैं वो भी मूल निवासी है। अमोल गजवी, नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सवाल यह है कि 43 साल से वामसेप मूल निवासी लोगों को जागृति का काम कर रही है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है कि वामसेप भी अपनी एक राजनीतिक पार्टी मूल निवासियों के कल्याण के लिए बनाए? क्योंकि जब तक हमारे प्रतिनिधि संसद में चुनकर नहीं जाते तब तक मूल निवासियों का कुछ भी भला नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि ये मनोवादी सरकार संविधान के विरोध में कई फैसले ले रही है। इसके मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। जो मूल निवासियों का बामसेब के जरिए संसद में चुनकर जाना अति आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। कृपया मार्गदर्शन करिए। हम लोग आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं। जब हम आज़ादी का आंदोलन हासिल करने में सफल हो जाएंगे या बहुत हद तक नज़दीक पहुंच जाएंगे, तब हमारे लोगों के राजनीतिक प्रतिनिधि बड़ी संख्या में चुनकर जा सकते हैं। इसके लिए धीर धरने की ज़रूरत है। 3000 साल से ये लड़ाई चल रही है, तो इस लड़ाई को पूरी तरह से बदलने के लिए कुछ समय जरूर लगने वाला है। रमाकांत तेलोरिया। सर, मैं रमाकांत तेलोरिया यूपी सिद्धार्थ नगर से हूँ। सर, मेरा सवाल है कि इलेक्शन कंडक्ट रूल 56C, 56D, 49MA क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले ये जो रूल बनाया गया, वो रूल का बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। वो रूल है 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया और कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई मशीन लगाने का आदेश दिया। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल मशीन। जब पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से ईवीएम मशीन में जो वोटों की हेराफेरी होती है उसको पकड़ा जा सकता था, क्योंकि ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और पेपर ट्रेल मशीन में कागज़ का वोट होता है। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की जा सकती है, क्योंकि फिजिकल एविडेंस ना होने से दिखाई नहीं देता और पकड़ में नहीं आता। पेपर ट्रेल मशीन में कागजी वोट होता है और कागजी वोटों की गिनती होती है, फिजिकल एविडेंस होता है। इसलिए ईवीएम में होने वाला घोटाला पकड़ा जा सकता है और वो तब पकड़ा जा सकता है जब कागज़ के वोटों की गिनती होगी। ये गिनती ना हो सके, इसलिए फरवरी 2014 को इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर ये रूल बनाए ताकि पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मतपत्र है उसको रोका जा सके। इसके लिए ये रूल बनाए गए। अशफाक खान पठान। सर, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप तमाम मूल निवासी के साथ मिलकर एक जॉइंट एडवोकेट की पैनल प्रदेश और प्रांतों के हिसाब से अपनी निगरानी में अलग अलग तौर पर बनाएं, जिसमें हमारे तमाम लोग SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शामिल किया जाए। वैसे ही हर घटना की जांच के लिए भी इस तरह की संयुक्त रूप से जांच करने की समिति बनाई जाए। एक IT सेल जो हमारी सच खबरें और हर प्लेटफॉर्म पर जबरन शेयर करे और हमारे खिलाफ फैला रहे झूठ का ऑफिशियल पर्दाफाश करे। हर कोई क्षेत्रों में अपने संयुक्त प्रवक्ता और प्रतिनिधियों को एग्रेसिवली रखा जाए और उन्हें हमारे तमाम लोगों की मदद के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। 2024 तक हर प्रांत में, हर जिले में, हर कमिश्नरी में और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा वकीलों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन मजबूती से कार्यरत हो जाएगा और वो हर जगह हमारे लोगों को हर प्रकार की मदद करने लायक हो जाएगा। केवल युवराज बौद्ध। जानूराम, केपाल गांव, दादाल, जिला जालोर, राजस्थान। हमारे समाज में शादी के मुहूर्त लॉकडाउन में 13 महीने शादी नहीं होने की डर पैदा करने से शादी करवा रहे हैं, तो पंडित के ऊपर क्या FIR दाखिल हो सकता है? अगर ऐसा डर फैला रहा है तो इसके लिए निश्चित रूप से लोगों को गुमराह करने के आधार पर FIR दाखिल कर सकते हैं। अमरदीप राज। आज के समय में संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है क्या?
इसको पहले के तरह सुधार किया जा सकता है। संविधान को 26 जनवरी 1950 के बाद जब लागू हुआ तब से इसके साथ छेड़छाड़ करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे लोगों को संविधान की बारीकियों की जानकारी नहीं है। वो बारीकियों की जानकारी के आधार पर ये कहा जा सकता है क्योंकि संविधान ब्राह्मणों के साम्राज्य के विरोध में है, इसलिए वो उनको छेड़छाड़ अपने हिसाब से कर रहे हैं। केपी भूमरकर, मेरा सवाल है, वामसेप संगठन शासकीय कर्मचारियों का संगठन रहते हुए अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी का अजाक्स संगठन का निर्माण कब और किसने किया? मध्य प्रदेश में यह संगठन चल रहा है, इसके पीछे वामसेप संगठन को कमजोर करने की मंशा तो नहीं है? कृपया जानकारी दीजिए। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो एक पंजाब के शेड्यूल कास्ट IAS ऑफिसर को लेकर दिग्विजय सिंह ने ऐसा संगठन बनाया था ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस का एक बड़ा संगठन वामसेप मध्य प्रदेश में खड़ा ना हो सके। ऐसी योजना के तहत ऐसा किया गया था, ये सच्चाई है। मुकेश चौहान, गुजरात से, मेरा सवाल है कि जब संविधान में दलित जैसा शब्द है ही नहीं तो रोज लोग दलित शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या ये बाबा साहब को ऐसा जाति में बांटने का काम नहीं है? दलित शब्द संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक शब्द शेड्यूल कास्ट है। जो दूसरे लोग दलित शब्द का उपयोग कर रहे हैं उनको रोकने का एक तरीका ये है कि हम अपने तरफ से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासियों के लिए इस तरह का शब्द प्रयोग करना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें तो अपने आप ये शब्द प्रयोग प्रचलन में आएगा। दत्तात्रेय गर्जे, सर आपने हाथ में लिया है, सर आपने हाथ में लिया है और उसका अच्छा नतीजा निकला है, ऐसा कौन सा प्रश्न आंदोलन है ये बताओ। सिर्फ गलतियां निकालकर जय मूल्यवासी बोलना ठीक नहीं है। दत्तात्रेय गर्जे, आपके जैसे नलायक लोग केवल इसी तरह की बातें करते रहते हैं और दूर से केवल तमाचा देखने का काम करते हैं। आपको मालूम है 5 मार्च को हमने भारत बंद करवाया और 13 पॉइंट रोस्टर जो है वो ख़त्म करवाया और प्रधानमंत्री को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आपको पता है, अगर हमारे जैसा ये जो 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँव में इतना विशाल संगठन नहीं होता तो आप लोगों को पिछवाड़ा पहुँचने का काम करने के लिए मजबूर कर देते। अभी तो कम से कम सवाल पूछने के लायक हो। संदेश झिलपे, जबलपुर मध्य प्रदेश, वामसेप ये कर्मचारियों का एक संगठन है। इसी कर्मचारियों को मोदी सरकार के द्वारा आर्थिक कमज़ोर किया जा रहा है। जैसे कि मोदी सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि 1 जनवरी 2021 तक 18 महीने के केंद्रीय कर्मचारियों का DA नहीं देने का फरमान जारी किया गया, जिसमें 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर भोगी है, जिससे 1,13,000 परिवार को नुकसान होगा। जिसकी नई नई नौकरी लगी है 7 पे कमीशन के 18,000 के वेतन मान के द्वारा इसको 18 महीने में लगभग 50,000 रुपये तक नुकसान होगा, जिसमें पेंशन भोगी है। ये फरमान लाने से मोदी सरकार को करीब हजारों करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। यह डाटा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों का है, इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है। यह फरमान आने से SC ST OBC के कर्मचारी बहुतांश है, जो कुछ कर्मचारी वामसेप से जुड़े हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर वामसेप अपने कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान ना हो इसके लिए आवाज़ बुलंद करे। पूर्व मध्य प्रदेश स्टेट प्रभारी रविंद्र माली सर और रविंद्र राणे सर, इनके मार्गदर्शन से वामसेप के कार्यक्रम में सक्रियता से निरंतर काम किया और अभी भी कर रहा हूं। इस DA वाले मुद्दे पर मिश्राम सब अपने विचार रखें। यदि कोरोना जैसा राष्ट्रीय संकट निर्माण हुआ है और इस राष्ट्रीय संकट में यदि हम कुछ हद तक मदद कर सकते हैं और इस तरह की मदद कर सकते हैं तो ऐसा मदद करने के लिए
हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका साथ सहयोग करना चाहिए। हमें मोदी का साथ नहीं करना चाहिए, मगर भारत का और भारतीय लोगों का साथ सहयोग जरूर करना चाहिए। शोषित कुमार, ग्राम खंतलैया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जिला यूनिट कानपुर देहात। एक, भाजपा सरकार कोरोना के आड़ में लॉकडाउन के चलते आरक्षण खत्म करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आंदोलन नहीं कर पाएगा। सर कृपया विस्तार से इस मुद्दे की जानकारी दे दें। भाजपा सरकार अगर कोरोना के आड़ में ऐसा कुछ करने का काम कर रही है तो इसके विरोध में जल्दी ही आंदोलन की तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसकी जल्दी ही घोषणा की जाएगी। जो लोग बुद्ध कथा, भीम कथा करवाते हैं, क्या उचित है? और एक चमार जाति को लेकर गर्व करते हैं, तब सवर्ण लोग विरोध करते हैं। जैसे कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के ग्राम मंगटा में कुछ दिन पहले फरवरी 2020 में एससी कास्ट के लोगों ने बुद्ध कथा का कार्यक्रम करवाया। कार्यक्रम समापन होने के बाद सवर्णों ने एससी कास्ट की 28 महिलाओं को बुरी तरह लाठी डंडे से मारपीट किया। ये सही है? अगर उन्होंने बुद्ध कथा किया, भीम कथा किया, तो उनको करने का संवैधानिक अधिकार है। जो मारपीट करने वाले लोग हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वो अगर सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है तो हम हर प्रकार की आपको मदद करेंगे। हमारे पास भेज दीजिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। करण चौहान, जो डर व भय दिखाकर सरकार मासूम व बेवजह लोगों को अपनी उपलब्धि बताकर वाहवाही लूट कर विपक्ष और मुद्दों से जनता को दूर करने में कामयाब हो रही है, ऐसे में बहुजनों को क्या कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे सरकार की नाकामी और उनकी मंशा साजिश का भंडाफोड़ आंदोलन घरों में रहकर चलाया जा सके? इसके लिए लोगों को कैसे प्रेरित करें, वह भी जागरूक हो और हमारे मिशन में हिस्सेदार भी बन सके। ये जो काली पट्टी निषेध आंदोलन मजदूरों के समर्थन में और गरीबों के समर्थन में चलाया जा रहा है, ये क्या है? यही तो है। आप इसमें जुड़ जाइए सक्रिय रूप से। अशोक मौर्य, क्या संविधान लागू होने से पहले SC ST OBC को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था? जब अधिकार नहीं था तो फिर बाबा साहब आम्बेडकर कैसे शिक्षित हुए? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके 150 पौने 200 साल पहले अंग्रेज भारत में आए। जब अंग्रेज़ों का सारे देश भर में लागू अमल हुआ, तब अंग्रेज़ों ने मिलिट्री में जो इस देश के SC ST OBC के लोग भर्ती थे, अंग्रेज़ों मिलिट्री के भर्ती लोगों के बीच में एजुकेशन का कार्यक्रम शुरू किया। और इस वजह से बाबा साहब आम्बेडकर के पिताजी मिलिट्री में थे और इस वजह से उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला, अवसर मिला। अंजू पवार, सर कृपया लोकतंत्र के बारे में मार्गदर्शन करें। दूसरी टीम के कार्यकर्ता आपके बारे में बोलते हैं कि आप लोकतंत्र को ठीक तरह से फॉलो नहीं करते हैं। कृपया मुझे भी और साथियों को भी मार्गदर्शन करें। आप संगठन के अंदर आकर आइए तो आपको पता चलेगा। बाहर से जो लोग गुमराह करने का काम करते हैं, वो गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहिए। मोहम्मद नईम, माय क्वेश्चन इज सम रिपोर्ट्स are received that innocent Muslims are booked under UAPA, those who are agitate for CA and RC and NPR. So what is the solution for these innocent? यदि इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेज दिए जाए तो इसका हम लोग समाधान निकाल लेंगे, मदद करेंगे। जावा भाई प्रगनी, मेश्राम जी, देश में हर स्टेट में खास करके गुजरात का उदाहरण दूं तो क्षत्रिय OBC में कई जातियों SC ST में एक ही पेटा जाति होती है। उदाहरण के रूप में चौहान जाति में क्षत्रिय यानी ठाकुर भी है। OBC में कुमार, माली, कोली ऐसे लोग हैं जो आदिवासी में चौहान मिलते हैं और SC में मेघवालों में और वाल्मीकि में भी चौहान मिल जाते हैं। सिवाय कि ब्राह्मण में चौहान, वाघेला, परमार, यादव मिलते ही नहीं है। उससे साफ हो जाता है कि ब्राह्मण अलग जाति है, परंतु ऊपरी जातियों में विभाजन कैसे हुआ? जैसे वाघेला जाति वाल्मीकि से ठाकुर तक मिलती ही है। कृपया करें। ब्राह्मण वर्ण है, उसके अंदर कोई जाति नहीं है। सभी ब्राह्मण ब्राह्मण है, जातियाँ नहीं है।
ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, इसलिए सारे लोगों को जातियों में विभाजित होते हुए हम देख सकते हैं। इससे भी पता चलता है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। वैसे मनुस्मृति में इसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जातियां बनाने में ब्राह्मणों का क्या बड़ा रोल है, और मनुस्मृति में जातियों का जो व्यवस्था है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि मनुस्मृति सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, उसके बाद में ये सारा कुछ हुआ। नेमीचंद तनान, बहुजन लीडर एक जाजम पर कब बैठेंगे? बाबा साहब के नारा संगठित रहो पर अमल नहीं हो रहा है। आपके जैसे लोग जब तक केवल सलाह देने का काम करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। काशीराम जी के पहले महाराष्ट्र में नेताओं को ही इकट्ठा करने का कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने इस कार्यक्रम के ऊपर ध्यान नहीं दिया और अपना आंदोलन खड़ा किया और सफलता करके दिखाया। इसका मतलब है इसके अलावा भी कोई रास्ता है सफलता हासिल करने का। विनीत कुमार, काशीराम को धोखा देकर आप क्या उखाड़ पाए? जो काशीराम को धोखा दे सकता है उस पर समाज को सोचकर विश्वास करना चाहिए। आप अपना टेलीफोन नंबर और पोस्टल एड्रेस दे दीजिए, फिर आपको पता चलेगा धोखा किसने दिया। सुषमा बेले, सर आप लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसे ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हो, जैसे आप राजरत्न पर, और शायद वो आप पर इसका फ़ायदा वे लोग लेते हैं। ऐसा आपको नहीं लगता? आपके जैसे सलाह देने वाले महापुरुष जब तक है भारत में, तब तक समाज का सत्यानाश हुए बगैर नहीं रहेगा। राम प्रकाश, जिनका मकान शीशे का हो दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंका करते। शिवपाल सिंह यादव से चुनाव समझौता किसने किया? आपका सवाल विस्तार से लिखकर भेजिए, फिर विस्तार से जवाब देंगे। जय हिंद। आरएसएस संघ का खूनी इतिहास समय निकालकर जरूर पढ़िए, भेज दीजिए, पढ़ लेंगे। अरविंद सावड़े, खेपकड़ा प्रवृत्ति हमारी हो रही है। जब सब लीडर दलाल है तो मैं ही बड़ा, इसमें समाज की उन्नति कैसे होगी? आप महापुरुष हैं और केवल घर में बैठे हुए हैं, तो इससे कैसे भला होगा? आपके जैसे महापुरुष मैदान में होना चाहिए। आपका तो नाम पहली बार सुन रहा हूं। दीपक कुमार, बहुजन लोग बेवकूफ़ है, एंटीनाधारियों के इतने संगठन हैं, क्या कभी उनको लड़ते देखा? काशीराम जी ने जब महाराष्ट्र में संगठन बनाया, उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम बनाया, और कितने ही संगठन थे वो कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने सफलता हासिल करके दिखाई। ये एक बढ़िया तरीका है जिसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वसंतराव जोगेकर, सर जय भीम। किशोर महेश्वरी, सर भारत सरकार कहना चाहिए या मीडिया हर बार मोदी सरकार कहती है? संविधान के अनुसार भारत सरकार ही कहना चाहिए, मगर मीडिया में उनके चमचेगिरी करने वाले कुछ लोग हैं, वो इसलिए ऐसा कहते हैं। काशीराम ने यूपी में मुलायम की सरकार बनवाई, परंतु ये शूद्र भी अपने को ब्राह्मण समझ निष्ठा का व्यवहार किया। गेस्ट हाउस मामले से बहुजनों के सपनों को ऐसी चोट पहुंची कि अभी तक नहीं संभल पाए। वास्तव में प्रॉब्लम शूद्र है। क्षेत्रीय बल ब्राह्मण को भी ऊंच बनाने की धूर्तपना गलत है, क्योंकि आपका सवाल जो है
इसमें कुछ स्पष्टता नहीं है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। ज़्यादा स्पष्ट सवाल पूछिए। जोखन राय, बहुजन के नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा कर पाना उतना ही कठिन है जितना कि तराजू के एक पल्ले पर कई भेड़कों को रखकर वजन कर पाना। बहुजन के जितने भी नेता हैं आपस में झगड़ते रहते हैं, इसके बावजूद भी काशीराम जी ने सफलता हासिल करके दिखाया जा सकता है। निगेटिव थिंकिंग का कभी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, इसको जानने और समझने की ज़रूरत है। सवाल समाप्त हो गए हैं, इसलिए सवाल जवाब का सत्र यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।